आज हम आपको लेक्चर 22 है ना, लेक्चर 22 में पहले हेडिंग बना देते हैं। आज है लेक्चर 22 है ना जी। आज लेक्चर 22 में हम आपको बतलाएंगे, हालांकि अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर ही चल रहा है, कंटिन्यू तो वही है ना। तो अभी तक आपने सीखा था ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन में अंतर है ना, और ऑस्मोटिक प्रेशर द्वारा सॉलिड के आणविक भार का निर्धारण, यहाँ तक कवर कर दिए थे। आज कुछ अलग टर्म की बात कर रहे हैं जो ऑस्मोटिक प्रेशर से ही संबंधित होंगे। तो इसमें सबसे पहले जो आज हम आपको बताएंगे ये टॉपिक होगा हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक यानी डिफरेंट टाइप यानी डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर कंटेनिंग सॉल्यूशन, या फिर कहेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, या यूं कहें कि डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो टॉपिक यही होगा। टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस ऑन different type of solutions on the basis of osmotic pressure. Different type of solutions on the basis of osmotic pressure, यानी इसका हिंदी हो गया परासरण दाब के आधार पर, परासरण दाब के आधार पर अलग अलग प्रकार के विलयन, परासरण दाब के आधार पर अलग अलग प्रकार के विलयन, इसी का अध्ययन करेंगे आज, है ना, कि परासरण दाब के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार के विलयन। तो इसमें पहले मैं यूं बता रहा हूं, हेडिंग दिया आइसोटोनिक, आइसोटोनिक लिख सकते हैं, या आइसो ऑस्मोटिक, आइसो ऑस्मोटिक या आइसो ऑस्मोटिक, इस तरीके से भी आइसो ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस, यानी इसका हिंदी हो गया समपारासारिक घोल। आइसो मतलब समान होवे करता है ना, टोनिक मतलब प्रेशर होता है, दाब होता है। आइसो मीन्स समान, टोनिक मीन्स प्रेशर। तो हिंदी हो गया समपारासारी, समपारासारी विलयन, समपारासारी विलयन, समपारासारी विलयन लिख लिए। तो इसमें यही कहेंगे समपारासारी, है ना। तो ध्यान सुनेंगे, सम मतलब बराबर, परासारी और परासरण दाब, यानी दो या अधिक वैसे विलयन जिनके लिए परासरण दाब का मान समान होंगे, समान होते हैं, वो समपारासारी विलयन कहलाएंगे। यानी स्टेटमेंट ये रहा, टू or more solutions having same, two or more solutions having same osmotic, having same osmotic pressure are called
iso are called isotonic solutions. Two or more solutions having same osmotic pressure are called isotonic solutions. हिंदी हो गए दो या अधिक बिलियन जिनके लिए परासरण दाब का मान 2 या अधिक बिलियन जिनके लिए परासरण दाब का मान समान होते हैं 2 या अधिक बिलियन जिनके लिए परासरण दाब का मान समान होते हैं उन्हें समपरासरी बिलियन कहा जाता है। उन्हें समपरासरी बिलियन कहा जाता है। लिख लिए। तो डिफिनेशन इतना ही हो गया। इसके बाद अलग से हम बता रहे हैं, ध्यान से लिखिएगा। ये हो गया आउट करके, यानी स्टार का चिन्ह दिया अलग से। कहेंगे फॉर सच टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, ऐसे बिलियनों के लिए पाई बराबर CRT वैल्यू becomes same. For such type of solutions, pi बराबर CRT value becomes same. तो इसमें ये कर सकते हैं, पुनः पैरा चेंज करके ये रहा, और कह सकते हैं ना कि यानी स्टार का चिन्ह देकर के अलग से कर देते, 10 or we can say 10 or we can say if 2 or more solutions, if 2 or more solutions या solution having same molar concentration, if 2 or more solution having same molar concentration, that is molarity, then such a solution becomes isotonic at same temperature. Such a solution becomes isotonic at same temperature. Full stop. यानी मैंने ये कहा, ध्यान से देखिएगा, पहले हिंदी करते उसका समझा देंगे। समपरासरी बिलियन, हिंदी रह गया 2 या अधिक बिलियन जिनके लिए परासरण दाब का मान समान होते हैं उन्हें समपरासरी बिलियन कहा जाता है। 2 या अधिक बिलियन जिनके लिए परासरण दाब का मान समान होते हैं उन्हें समपरासरी बिलियन कहा जाता है। ब्रैकेट बंद, पारा चेंज करके स्टार का चिन्ह दे करके ऐसे लिखे, ऐसे बिलियन के लिए हाइफन देके छोड़िए, पाई बराबर CRT का मान समान होते हैं। पाई बराबर CRT का मान समान होते हैं। फुल स्टॉप। पारा चेंज, स्टार का चिन्ह दीजिए, ठीक है। इस तरह हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा अपन देखें, यदि 2 या अधिक बिलियन
के मोलर सांद्रता यदि 2 या अधिक बिलियन के मोलर सांद्रता अर्थात मोलरता समान होते हैं, यदि 2 या अधिक बिलियन के मोलर सांद्रता अर्थात मोलरता समान होते हैं, तो ऐसे बिलियन समान तापक्रम पर समपाराशरी होते हैं। तो ऐसे बिलियन समान तापक्रम पर समपाराशरी होते हैं। फुल स्टॉप, ब्रैकेट बंद। देखिए समझिए, हमने कहा ना कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के लिए पाई का मान, ऑस्मोटिक प्रेशर का मान समान होते हैं। तो पाई बराबर CRT, तो जब पाई समान तो CRT का मान भी समान हुआ, है ना। उसके बाद मैंने कहा कि इस तरह आप कह सकते हैं कि यदि 2 या अधिक बिलियन के लिए C का मान समान है, यानी मोलरता समान है, मोलर सांद्रता समान है, तो समान तापक्रम पर उनके पाई भी क्या होंगे, समान होंगे। जैसे मैंने कहा C समान है और T तो ऑलरेडी समान है ही, है ना, T कांस्टेंट है ही, तो यानी समान तापक्रम पर 2 या अधिक बिलियन जिनके लिए मोलर सांद्रता का मान समान होंगे, उनके लिए पाई का मान भी समान होगा, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर का मान भी समान होगा। तो इस तरीके से आप ऐसे भी कर सकते हैं, यानी सारांश ये निकल गया, यानी इन शॉर्ट वी कैन से, यानी इस तरीके से भी कर सकते हैं, इन शॉर्ट, संक्षेप में, इन शॉर्ट वी कैन से, इन शॉर्ट वी कैन से, संक्षेप में हम कह सकते हैं, कहेंगे आइसो कंसेंट्रिक सॉल्यूशन या सॉल्यूशंस having same pi at same temperature, having same pi at the same temperature, यानी हिंदी हो गया, इस तरह संक्षेप में हम कह सकते हैं कि, इस तरह संक्षेप में हम कह सकते हैं कि समान सांद्रता वाले घोल, समान सांद्रता वाले घोल, समान सांद्रता वाले घोल समान तापक्रम पर, समान सांद्रता वाले घोल समान तापक्रम पर समपाराशरी होते हैं। समान सांद्रता वाले घोल समान तापक्रम पर समपाराशरी होते हैं। फुल स्टॉप, ब्रैकेट बंद। यानी इसी पर घूम रहा पाई बराबर CRT, यानी एक समपाराशरी बिलियन के लिए पाई बराबर CRT वैल्यू का मान समान होंगे। तो ही मैंने कहा समान सांद्रता वाले बिलियन, यानी कंसेंट्रिक मतलब मोलर कंसंट्रेशन हो गया, कि समान सांद्रता, समान C वाले बिलियन समान तापक्रम पर समपाराशरी ही होंगे। बस ये समाप्त हो गया। एग्जाम्पल एक साथ अलग से देंगे।
फिलहाल ये रहा सम पारासारी बिलियन से आप क्या समझते हैं, तो आप आंसर यही लिखेंगे कि 2 या अधिक बिलियन जिनके लिए पारासारण दाब का मान समान होते हैं, जिनके लिए पारासारण दाब का मान समान होते हैं, उन्हें सम पारासारी बिलियन कहा जाता है ना। यानी ऐसे समझिए कि सम पारासारी बिलियन के लिए पाई का मान समान होते हैं। फलतः जब पाई बराबर CRT होता है, इसका मतलब सम पारासारी बिलियन के लिए CRT का मान भी समान होंगे। इसी आधार पर मैंने कहा कि 2 या अधिक सॉल्यूशन, 2 या अधिक बिलियन और यानी जिनकी मोलर सांद्रता समान हो, तो वे समान तापक्रम पर निश्चित रूप से सम पारासारी होंगे। स्पष्ट है। अगला पॉइंट रहा, अगला हेडिंग टाइप का हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस हिंदी हो गया अति पारासारी विलयन। अति हाइपर मीन्स अपर यानी ज्यादा, तो हिंदी हो गया अति पारासारी विलयन। अति पारासारी विलयन, तो नाम से ही पता लग रहा है अति पारासारी यानी पारासारण दाब का मान ज्यादा होगा, उसी को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। यानी आप कह सकते हैं कि वैसे विलयन जिनके लिए पारासारण दाब का मान दिए गए विलयन के दिए गए दूसरे विलयन के पारासारण दाब से अधिक होते हैं, और वे अति पारासारी विलयन कहलाते हैं, है ना जी। कहेंगे कि दो सॉल्यूशन of which osmotic pressure becomes more than other given solution is called hypertonic solution। ये कहेंगे those solution of which osmotic pressure, those solution of which osmotic pressure becomes more than, those solution of which osmotic pressure becomes more than other given solution, other given solution is called hypertonic solution। Those solution of which osmotic pressure becomes more than other given solution is called hypertonic solution। इसका हिंदी हो गया वैसे विलयन जिनके लिए पारासारण दाब का मान, वैसे विलयन जिनके लिए पारासारण दाब का मान दिए गए दूसरे विलयन, वैसे विलयन जिनके लिए पारासारण दाब का मान दिए गए दूसरे विलयन के पारासारण दाब से, दिए गए दूसरे विलयन के पारासारण दाब से अधिक होते हैं, दिए गए दूसरे विलयन के पारासारण दाब से अधिक होते हैं, उन्हें अति पारासारी विलयन कहा जाता है। उन्हें अति पारासारी विलयन कहा जाता है। लिख लिए, एग्जाम्पल एक साथ रहेगा। फिलहाल ये रहा वैसे विलयन जिनके लिए पारासारण दाब का मान दिए गए दूसरे विलयन के पारासारण दाब से अधिक होते हैं, उन्हें
अति परासरी विलयन कहा जाता है। अगला रहा हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, हिंदी हो गया अल्प परासरी विलयन, अल्प परासरी विलयन, अल्प परासरी विलयन। तो इसको कहेंगे डोज सॉल्यूशन of which osmotic dose solution of which osmotic pressure becomes less than other given solution, of which osmotic pressure becomes less than other given solution is called hypotonic solution। यानी मैंने कहा हाइपोटोनिक, हाइपो मीन्स बिलो, यानी कम परासारण दाब वाले विलयन, यानी अल्प परासारी विलयन। तो मैंने कहा dose solution of which osmotic pressure becomes less than other given solution is called hypotonic solution। यानी कहा वैसे विलयन जिनके लिए परासारण दाब का मान, वैसे विलयन जिनके लिए परासारण दाब का मान दिए गए दूसरे विलयन के परासारण दाब से, वैसे विलयन जिनके लिए परासारण दाब का मान दिए गए दूसरे विलयन के परासारण दाब से कम होते हैं, दिए गए दूसरे विलयन के परासारण दाब से कम होते हैं, उन्हें अल्प परासरी विलयन कहा जाता है, उन्हें अल्प परासरी विलयन कहा जाता है। फुल स्टॉप, ब्रैकेट बंद कीजिए। लिख लिए। तो अब इसके एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। ध्यान से कि ये सब ऑब्जेक्टिव वगैरह में बहुत फेमस रहता है ना, कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, है ना, ये सब क्या है या फिर इनके लिए कौन से ऑप्शन सही हैं, इस टाइप से। बाकी एग्जाम्पल से मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूं, देखिए बोर्ड पे। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स के बारे में। तो इसमें यही कहेंगे, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल ऑफ एवं सॉल्यूशन, ये रहा, यानी हेडिंग रह गया। एग्जाम्पल ऑफ एवं सॉल्यूशन, उपरोक्त विलयन के उदाहरण, उपरोक्त विलयन के उदाहरण। ठीक, तो इसमें ये कह रहे हैं, पहला हम कहेंगे 0.91% एक्वस NaCl solution, that is saline, that is saline water becomes isotonic
becomes isotonic with respect to blood cells. Full stop. It means osmotic pressure ब्रैकेट में पाई of saline water and blood cells becomes same. मतलब इसका पैरा चेंज करके due to above region when blood cells are placed in saline water, then it do not swell or shrink. कहेंगे पाराक्षण करके due to above same region, doctor makes medicine with saline water before injecting into veins. देखिए ध्यान से, यानी मैंने ये कह रखा है एग्जाम्पल ऑफ एबव सॉल्यूशन, उपरोक्त विलयन के उदाहरण है ना। तो इसमें ये लिखा है कि 0.91% aqueous NaCl solution that is saline water becomes isotonic with respect to blood cells. It means osmotic pressure यानी pi of saline water and blood cells becomes same. Due to above region when blood cells are placed in saline water, then it do not swell or shrink. It means water do not enter inside blood cells or comes out from blood cells. Due to above same region, doctor mix medicine with saline water before injecting into veins. Full stop. पहले हिंदी लिख ली, उसके बाद हम समझा देंगे क्या कहना चाह रहे हैं और बहुत आसानी से समझ में भी आ जाएगा। पहले हिंदी लिख लीजिए। हिंदी लिखिए 0.91% जलीय NaCl युक्त विलयन 0.91% जलीय NaCl युक्त विलयन 0.91% जलीय NaCl युक्त विलयन अर्थात वही रह जाएगा सलाइन वाटर, उसको सलाइन वाटर ही कहेंगे। अर्थात सलाइन वाटर रक्त कोशिकाओं के सापेक्ष समपरासारी होते हैं
रक्त कोशिकाओं के सापेक्ष समपरासारी होते हैं। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। इनका अर्थ हुआ कि उपरोक्त जलीय NaCl युक्त विलयन। इनका अर्थ हुआ कि उपरोक्त NaCl युक्त जलीय विलयन एवं रक्त कोशिकाएं के परासरण दाब का मान समान होते हैं। के परासरण दाब का मान समान होते हैं। फुल स्टॉप। पारा चेंज। उपरोक्त कारणों के चलते ही जब रक्त कोशिकाओं को ऐसे विलयन में रखा जाता है तो ये न तो फैल पाते हैं और न ही सिकुड़ पाते हैं। फुल स्टॉप। पारा चेंज। उपरोक्त समान कारण के चलते ही चिकित्सक नसों में दवाई डालने के पहले उन्हें 0.91% जलीय NaCl विलयन के साथ जलीय NaCl विलयन के साथ मिश्रित कर लेते हैं। 0.91% जलीय NaCl विलयन के साथ मिश्रित कर लेते हैं। फुल स्टॉप। ब्रैकेट बंद। अब समझिए इसे। मैंने ये कहा ना कि जो रक्त कोशिकाएं हैं हमारे शरीर में, जो ब्लड सेल्स हैं, है ना, तो हमारे शरीर के ब्लड सेल रक्त कोशिकाएं का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, परासरण दाब है, वही परासरण दाब 0.91% जलीय NaCl का भी है। यानी 0.91% जलीय NaCl विलयन का परासरण दाब और हमारे रक्त कोशिकाओं का परासरण दाब दोनों समान है। ठीक। तो आप ये जानते हैं कि परासरण की पराक्रिया में क्या होता है। परासरण की पराक्रिया में घोलक के अणु कम सांद्रता वाले घोल, तो कम सांद्रता वाले घोल का मतलब हो गया कम परासरण दाब वाले घोल। तो कम परासरण दाब वाले घोल से अधिक परासरण दाब वाले घोल की ओर अर्धपरागम झिल्ली द्वारा गमन करते हैं। लेकिन जो यानी रक्त कोशिकाएं हैं और ये विलयन है, दोनों का परासरण दाब समान है। फलतः जब रक्त कोशिकाओं को ऐसे विलयन में डालिएगा तो दोनों के परासरण दाब समान, यानी दोनों के वैल्यू ऑफ C का मान समान रहने के कारण घोलक के अणु न तो रक्त कोशिकाओं से
यानी सलाइन वाटर में जाएंगे और न ही सलाइन वाटर से शुद्ध जल निकलकर रक्त कोशिकाओं में आएंगे, है ना। इस तरीके से वो ना तो फैल पाएगा और ना ही संकुचित हो पाएगा, सिकुड़ पाएगा, है ना। तो यानी ऐसे समझिए, जब पारासारण दाब समान है तो पाई का मान समान है, अब पाई का मान समान है तो सी का भी मान समान होगा, क्योंकि पाई बराबर सी आर टी होता है। और आप ये जानते हैं कि पारासारण की पराक्रिया में घोलक के जो अणु हैं, सॉल्वेंट के जो अणु हैं, वो कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर गमन करते हैं। लेकिन इस स्थिति में आप देख रहे हैं रक्त कोशिकाओं का पाई यानी रक्त कोशिकाओं के लिए सी एवं सलाइन वाटर के लिए सी दोनों का मान समान है। फलतः जब रक्त कोशिकाओं को ऐसे विलयन में रखिएगा तो उनसे न तो पानी बाहर निकलेंगे और न ही सलाइन वाटर का पानी उसके अंदर प्रवेश करेगा, क्योंकि दोनों का पाई समान है, दोनों का सी समान है। ठीक, तो उसके बाद मैंने कहा इसी कारण के चलते यानी रक्त कोशिकाओं के पाई एवं यानी सलाइन वाटर के पाई दोनों का मान समान रहने के कारण ही जब नसों में दवाई देना रहता है ना, तो उस दवाई को ऐसा ही यानी सलाइन वाटर में मिश्रित कर लेते हैं, मिला जुला लेते हैं, है ना, ताकि नसों में जाने पर उसमें कोई बैड इफेक्ट, दुष्प्रभाव नहीं आ सके और वो शरीर की सभी कोशिकाओं तक आसानी से पहुंच सके। ध्यान सुनिएगा, जैसा कि आपने देखा होगा, देखते हैं जब सी यानी कोई वैक्सीन वगैरह देखे होंगे, सी वगैरह में देखे होंगे, देखते हैं एक छोटा सा शीशी में उसका पाउडर रहता है, उस दवाई का पाउडर रहता है, और अलग से छोटे छोटे शीशी में और सलाइन वाटर भी आता है। तो देखते हैं, देखे होंगे गांव घर में जब डॉक्टर के यहाँ कभी गए होंगे तो देखे होंगे कि सुई देने के पहले वो जो छोटा सा ट्यूब में, छोटा सा कांच की नली में जो पानी रहता है उसे काट करके, उसे तोड़ करके वो पानी निकाल करके सिरिंज की मदद से जो पाउडर, दवाई का पाउडर रहता है शीशी में, उसमें मिलाता, उसके बाद उसे आसानी से यानी कुछ समय तक लगातार रूप से मिक्स किया। उसके बाद उस मिक्स जो लिक्विड है, सॉल्यूशन है ना, उसे सिरिंज की मदद से शरीर की कोशिकाओं में डाला जाता है। ठीक, तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। देखिएगा, ऐसे आप समझ सकते हैं, जैसे हमने कहा होगा, अगर शरीर के किसी पार्ट में कोई सुई डाला जाता है ना, ध्यान सुनिएगा, एकदम जनरल वे में समझा रहा है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते। यानी जब शरीर के कोशिकाओं में कोई सुई डालते हैं आप, तो आप जानते हैं ना कि शरीर में 3 प्रकार के रक्त कोशिकाएं होती है, रक्त कणिकाएं होती है। एक होता आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट्स, यानी जिसको बिंबाणु कहते हैं, है ना जी। तो प्लेटलेट्स का काम होता है ना, प्लेटलेट्स जो है समझिए फोर्स का काम किया, यानी शरीर में फोर्स यानी सैनिक की तरह काम किया, और उसका काम रहता है कि शरीर में कोई घुसपैठ कर रहा है तो उसको कंट्रोल करना, उसे रोकना। तो आप जैसे ही शरीर के किसी पार्ट में सुई चुभाते हैं, तो तुरंत वहाँ प्रकाशकीन तुरंत मैसेज देता है दिमाग को कि देखिए शरीर में किसी जगह से कोई बाहर से घुसपैठ कर रहा है। तो उस समय दिमाग जो है तुरंत प्लेटलेट्स को मैसेज देता है कि देखो शरीर में कहीं घुसपैठ हो रहा है। तो प्लेटलेट्स तुरंत वहां से चलता है, शरीर के उस भागों तक पहुंचता है जहां पर से यानी सुई सुई डाला जा रहा होता है। ठीक, तो आप यानी वहां पर पहुंचता है, और तो वहां पर पहुंचता है तो वो पाता है कि उनका जो कैरेक्टर है, उनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, उनका जो पाई है, ठीक वही पाई, है ना, ठीक वही पाई बाहर से आने वाले मेडिसिन का भी है, बाहर से आने वाले मेडिसिन का
परासरण दाब, है ना, बाहर से डाले जाने वाले मेडिसिन का परासरण दाब, और प्लेटलेट्स, जो वहाँ पे प्लेटलेट्स बतलाया कि बाहर से जो दवाई डाले जा रहे हैं उनका पाई, और रक्त कोशिकाओं का यानी प्लेटलेट्स कहता है कि मेरा पाई और जो बाहर से मेडिसिन आ रहा है उनका भी पाई समान है। तो दिमाग उसे मैसेज करता है कि ठीक है, जब दोनों एक एक कैटेगरी का है तो उसको शरीर में आने दो, है ना, उसको नहीं रोको। इस तरीके से मेडिसिन शरीर में प्रवेश करता है और शरीर के इफेक्टिव पार्ट तक जाकर उसे अच्छा ट्रीटमेंट पर करता है, उसे ठीक करता है। यानी न समझे, जैसे मैंने ये कहा ना हुआ कि जैसे ही शरीर में कहीं कुछ कील गड़ा दिए, कोई सुई चुहा दी, तो तुरंत वहां पर का तंत्रिका तंत्र दिमाग को मैसेज भेजा कि देखिए शरीर में कुछ बाहर से आना चाह रहा है या आ रहा है। तो दिमाग तुरंत शरीर के फोर्स यानी प्लेटलेट्स को मैसेज करता है कि देखो कहीं पर से कुछ घुसपैठ हो रहा है। तुरंत प्लेटलेट्स जाता है, वहां पर एकदम घेराबंदी कर लिया, और चारों तरफ से उसको घेर लिया कि भाई कौन शरीर के अंदर आ रहा है ना। तो यानी उस दौरान वो पाता है कि यानी जो बाहर से मेडिसिन आ रहे हैं उनके पाई और इस प्लेटलेट्स यानी रक्त कोशिकाओं दोनों का पाई समान है। तब वो दिमाग को मैसेज भेजता है कि हम लोगों का जो परासरण दाब है वही परासरण दाब वाला दवाई भी शरीर में आना चाह रहा है। तो दिमाग मैसेज देता है कि ठीक है, उसे आने दीजिए, उससे हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है ना। इस तरीके से वो मेडिसिन शरीर की कोशिकाओं में मिलजुल जाते हैं और शरीर के इफेक्टिव पार्ट को ठीक करने में कोऑपरेट करते हैं। ठीक, देखते हैं कभी सुई पड़ता है ना, सुई पड़ता है, कभी ऐसा देखे होंगे कि कभी सुई पड़ा तो वहाँ पर जहाँ पर सुई पड़ा उसके चारों तरफ का स्किन क्या होता है, काला हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्किन काला हुआ, इसका मतलब है कि उस समय जो मेडिसिन पड़ा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर और रक्त का ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों बराबर नहीं था, कुछ न कुछ डिफरेंसेस था, कुछ न कुछ अंतर था, है ना। तो जब अंतर रहा तो वहाँ पर प्लेटलेट चारों तरफ से जम गया कि ठीक है, तुम दवा यहाँ से अंदर आ गया तो आ गया, अब यहाँ से नहीं आने देंगे। तो देखते हैं डॉक्टर भी कहता है ना कि देखिए जी, यहाँ पर काला हो गया मांस, अब यहाँ पर से सुई नहीं पड़ेगा, अब दूसरा जगह से हम सुई देंगे, है ना। फिर मरीज उनको कहता है कि डॉक्टर साहब देखिए, आप जो सुई दिए हैं वहाँ पर तो फूल गया है ना, जो स्वेल आ गया है और दर्द करता, अब क्या करें। तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि जे परेशानी की कोई बात नहीं है, क्या कीजिएगा ना कि हल्का गर्म पानी ले करके और उसमें थोड़ा सा नमक डाल करके कॉटन कपड़ा से उसको सेक लीजिएगा। तो यही विलियन बना, यही विलियनसन वो सेकने के लिए कह रहे हैं। तो उस समय यही कंसेप्ट में काम आता हुआ कि जब आप जैसे स्किन फूल गया है तो वहाँ पर आप गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल करके समझिए कि यही विलियन बनाए, इसको गर्म पानी यानी कपड़ा से लेकर के स्किन पर सेके, जैसे स्किन पर रखे तो वहाँ पर जमा हुआ प्लेटलेट्स दिमाग को कहा कि ये भाई दिमाग, हमको देखो यहाँ पर सेक रहा है ना, सेक रहा है। तो दिमाग तुरंत उसको मैसेज भेजता है वहाँ से चेक करके कि देखो जी, जो वहाँ पर सेक रहा है उसका परासरण दाब और रक्त कोशिकाओं का परासरण दाब दोनों समान है, यानी जैसा तुम नेचर का है वैसा ही नेचर से तुमको वहाँ पर से सेका जा रहा है। मतलब तुमसे विनती किया जा रहा है कि तुम यहाँ पर जो जमा हुआ है यहाँ से हट जाओ, है ना। तो इस तरीके से दिमाग का मैसेज पा करके प्लेटलेट्स वहाँ से क्या होते हैं, हट जाते हैं और स्किन अपने पूर्ववत अवस्था में आ जाता है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे। ये तो हुआ अपने मेमोरी के लिए, है ना। आप जितना मन से पढ़ेंगे उतना बढ़िया कंसेप्ट होगा, अगर मन से नहीं पढ़िएगा तो फिर तो कोई फायदा होगा नहीं। जैसे कितना अच्छा एग्जाम्पल मैंने दिया कि देखते हैं, जैसे फिर से सुन लीजिए कि
अगर डॉक्टर सुई लगाते हैं वहाँ पर का स्किन फूल जाता है, इसका मतलब निष्कर्ष यही नहीं निकलता है कि जो डॉक्टर मेडिसिन दिए शरीर के अंदर उनका पाई और हमारे रक्त कोशिकाओं का पाई दोनों में कुछ अंतर रह गया, दोनों बराबर नहीं रह सका, फलतः यानी वहाँ पर का स्किन फूल गया, यानी वहाँ पर प्लेटलेट्स आकर के जमा हो गया है ना। प्लेटलेट्स घेराबंदी कर दिया कि ठीक है दवाई जो तुम अंदर गया तो गया, अब तुमको यहाँ से जाने नहीं देंगे है ना। वहाँ पर स्किन कड़ा हो गया। अब आप क्या करते हैं, उसको सलाइन वाटर से ऐसा विलियन से सेकते हैं तो समझिए कि उसको आप मैनेज करते हैं, प्लेटलेट्स को रिक्वेस्ट करते हैं, उसको मनाते हैं, उसको राजी करते हैं कि आप यहाँ से हट जाइए। तो जैसे ही इस विलियन से यानी गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल करके विलियन बना करके उसे कॉटन कपड़ा से सेकते हैं, तो उस समय प्रसरण दाब तो रक्त कोशिकाओं के समान है, तो दिमाग तुरंत उस प्लेटलेट्स को मैसेज भेजता है कि प्लेटलेट्स तुम वहाँ से हट जाओ, क्योंकि जो वहाँ पर सेका जा रहा है उसका भी पाई वही है जो आप लोगों का पाई है और रक्त कोशिकाओं का पाई है। फलतः जो प्लेटलेट्स है वो भी मान जाता है, उनकी विनती को स्वीकार कर लेता है और वो वहाँ से हट जाता है। इस तरीके से स्वेलन भाग, फूला हुआ भाग धीरे धीरे मेंटेन हो जाता है, पहले के स्किन जैसे हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। और यानी फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ, जो कोर्स का मैटर है वो ये सब तो समझने के लिए था। मैंने ये कहा हुआ कि 0.91% नमक युक्त जलीय विलियन और हमारे रक्त कोशिकाओं का पाई, दोनों का पाई समान होते हैं, दोनों के प्रसरण दाब समान होते हैं। फलतः जब ऐसे जल में रक्त कोशिकाओं को रखा जाएगा तो यानी जो सॉल्वेंट हैं, जो जल हैं, वो न तो रक्त कोशिकाओं से यानी सलाइन वाटर की ओर आएंगे और न ही सलाइन वाटर का जल रक्त कोशिकाओं में जाएंगे। इस तरीके से उस ब्लड सेल्स में कोई प्रभाव नहीं पड़ेंगे, ध्यान रखेंगे इस टाइप से। और इसी कारण के चलते जब नसों में दवाई डालना रहता है तो डॉक्टर नस में डाले जाने वाले दवाई को पहले सलाइन वाटर में मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सलाइन वाटर का पाई और नसों का पाई दोनों समान है। फलतः नस में वैसा ही पाई वाला विलियन डाला जाए जितना कि पाई नस का है, तो उस अवस्था में डाले गए दवाई उन नसों में आसानी से घुल मिल जाएंगे और वहाँ पर का स्किन कुछ भी स्वेल नहीं करेगा, कुछ भी उसमें यानी फुला टाइप का नहीं होगा। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे आप, है ना। ठीक, अब बात कर रहे हैं और जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बताते हैं उसके लिए। तो अगले एग्जांपल ये रहा, ध्यान सेकेंड बोर्ड पे कहेंगे 5%। देखते सांद्रता बढ़ा दी, सी बढ़ा रहे हैं तो पाई भी बढ़ जाएगा। तब 5% aqueous NaCl solution becomes 5% aqueous NaCl solution becomes hypertonic with respect to blood cells। हाइपरटोनिक समझते हैं ना, पाई का मान ज्यादा हो गया, becomes hypertonic with respect to blood cells, full stop। So when blood cells are placed in such when blood cells are placed in such solution, when blood cells are placed in such solution, then water
comes out from blood cells and blood comes out from blood cells full stop as a result shrink its size as a result shrink its size। देखिए क्या है, आप जानते हैं ना कि परासरण की पराक्रिया में घोलक के अणु कम सांद्रता वाले घोल का सांद्रता कम सांद्रता यानी कम पाई तक कम पाई वाले घोल से अधिक पाई वाले घोल की ओर अर्धपरागम झिल्ली द्वारा गमन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने यही कहा है कि जो 5% जलीय NaCl युक्त विलयन है उनका परासरण दाब ज्यादा है, उनकी सांद्रता ज्यादा है। फलतः जब ब्लड सेल को ऐसे सॉल्यूशन में रखेंगे तो ब्लड सेल का पाई कम होने के कारण ब्लड सेल का सांद्रता कम होने के कारण है ना उनसे जल निकलकर ऐसे विलयन में चले जाएंगे। इस तरीके से उनका आकार छोटा हो जाएगा, सिकुड़ जाएंगे। ठीक, तो पहले इसका हिंदी लिख लीजिए। देखिए 5% NaCl युक्त जलीय विलयन 5% NaCl युक्त जलीय विलयन 5% NaCl युक्त जलीय विलयन रक्त कोशिकाओं के सापेक्ष 5% NaCl युक्त जलीय विलयन रक्त कोशिकाओं के सापेक्ष अति परासारी होते हैं। रक्त कोशिकाओं के सापेक्ष अति परासारी होते हैं। फुल स्टॉप। अतः जब रक्त कोशिकाओं को ऐसे विलयन में रखा जाता है, जब रक्त कोशिकाओं को ऐसे विलयन में रखा जाता है तो इनसे जल बाहर निकल जाते हैं। तो इनसे जल बाहर निकल जाते हैं। तो इनसे जल बाहर निकल जाते हैं। फुल स्टॉप। परिणाम स्वरूप इनके आकार छोटे हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप इनके आकार छोटे हो जाते हैं, अर्थात ये सिकुड़ जाते हैं। फुल स्टॉप, ब्रैकेट बंद। फिर से सुनिए, आप जानते हैं बउआ कि परासरण की पराक्रिया में घोलक के अणु कम सांद्रता वाले घोल, और आज आपने पढ़ा कि परासरण दाब पाई समानुपाती होता C का। इसका मतलब C मतलब सांद्रता, तो पाई कम मतलब सांद्रता कम है ना, और पाई ज्यादा मतलब सांद्रता ज्यादा। और आप ये जानते हैं कि परासरण की पराक्रिया में घोलक के अणु कम सांद्रता वाले घोल के तरफ से अधिक सांद्रता वाले घोल के तरफ गमन करते हैं। तो ये देखिए 5% जो जलीय NaCl युक्त विलयन है ये ज्यादा परासरण दाब वाला विलयन है, ज्यादा सांद्रता वाला विलयन है, और इसके सापेक्ष में रक्त कोशिकाओं का परासरण दाब यानी सांद्रता कम है। फलतः यानी रक्त कोशिकाओं से घोलक यानी सॉल्वेंट निकल करके जो इस विलयन में जाएगा और इस तरीके से रक्त कोशिकाएं सिकुड़ जाएंगे, उनके आकार छोटे हो जाएंगे। स्पष्ट है? अब इसी में लास्ट वाले का एग्जाम्पल जोड़ रहे हैं।
अब देखिए इससे मैं बोल रहा हूं, मैं अगले के लिए ध्यान से देखेंगे। कहेंगे डिस्टिल द वाटर becomes hypotonic with respect to blood cells. Full stop. So when blood cells are placed in distilled water, then water enters inside blood cells. As a result, it gets swell, that is its size expand, ये हो गया। यानी इसमें मैंने ये कहा, हिंदी कर देंगे, पहले देख लीजिए। इसमें मैंने ये कहा डिस्टिल द वाटर, शुद्ध जल। अपने कॉमन सेंस की बात है। अब जो एकदम मेहनत ही नहीं करेंगे तो उनको तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, उनको तो हर एक स्टेप में परेशानी है। तो मैंने कहा डिस्टिल्ड वाटर यानी खाली पानी है, इसका मतलब इसमें घुल की मात्रा नहीं है, या है भी तो काफी कम है, यानी सांद्रता कम है। अब ब्लड सेल में तो घुल है ही, उसमें क्या है, रक्त कोशिकाओं में यानी बहुत सारे केमिकल मिले हुए हैं, यानी उसमें घुल है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, ये सब वगैरह है जी। और डिस्टिल्ड वाटर में कुछ नहीं है, तो इसकी सांद्रता क्या हो गई, कम हो गई, और इसकी सांद्रता क्या हो गई, ज्यादा हो गई। फलतः ये घोलक के अणु कम सांद्रता वाले घोल की तरफ से ज्यादा सांद्रता वाले घोल में प्रवेश किए और उनकी आकार को बढ़ा दिए, यही बोला मैंने। तो इसका हिंदी हो गया, देखिए शुद्ध जल रक्त कोशिकाओं के सापेक्ष, शुद्ध जल रक्त कोशिकाओं के सापेक्ष अल्प पराशरी होते हैं। शुद्ध जल रक्त कोशिकाओं के सापेक्ष अल्प पराशरी होते हैं। अतः जब रक्त कोशिकाओं को शुद्ध जल में रखा जाता है, अतः जब रक्त कोशिकाओं को शुद्ध जल में रखा जाता है तो इनमें जल प्रवेश करके इनके आकार को बढ़ा देते हैं। स्वेल मीन्स फैलना, बढ़ाना। स्वेल और एक्सपेंड मीन्स फैलना और बढ़ाना। ठीक, यार ध्यान रखें हुआ, बिना मेहनत का तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ जादू टोना है नहीं कि हम आपको बोल दिए आपको समझ में आ गया। जब तक आप ध्यान नहीं रखेंगे, ध्यान से नहीं सुनेंगे, फिर घर में से एक बार बढ़िया से नहीं पढ़ेंगे, तब तक स्पष्ट नहीं होगा। मैंने ये कहा हुआ कि 0.91% NaCl युक्त विलयन और रक्त कोशिकाओं के पाई दोनों का मान समान है। फलतः जब रक्त कोशिकाओं को 0.91% NaCl युक्त विलयन यानी सलाइन वाटर में रखते हैं तो
उस समय रक्त कोशिकाओं में कोई परिवर्तन नहीं होते हैं, यानी घोलक जल जो है वो न तो रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं और न ही उनसे बाहर हटते हैं, क्योंकि दोनों का पाई समान है, दोनों का शीर्ष समान है। और जबकि ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या है, घोलक के अणु कम सांद्रता वाले घोल के तरफ से अधिक सांद्रता वाले घोल के तरफ अर्धपरागम झिल्ली द्वारा गमन करते हैं। लेकिन यहाँ तो दोनों का पाई समान था, फलतः घोलक के अणु किसी भी तरफ गमन नहीं किए। और दूसरा स्थिति जो दिया 5% एक्वस NaCl सॉल्यूशन, 5% बढ़ा दिया, सांद्रता बढ़ गया, फलतः ब्लड सेल का पानी उनसे निकलकर 5% NaCl में गया। इस तरीके से ब्लड सेल का आकार छोटा हो गया। नहीं, और ऐसे भी देखें तो ब्लड सेल को हम कह रहे हैं 5% एक्वस NaCl में रखने के लिए। आप खुद देखिए, ब्लड सेल ऐसे समझिए, जब आप मीट मुर्गा बनाते हैं तो उसके छोटे छोटे मांसल भाग को आप कढ़ाई में रखते हैं, उसके बाद उसमें जब तेज नमक डाल देते हैं तो देखते हैं मीट मुर्गा के टुकड़ों में जो पानी रहता है वो पानी बाहर निकलकर उस कढ़ाई में आ जाता है कि नहीं। वही बात हुई कि बाहर में नमक तेज था तो पानी निकल गया, बाहर आ गया। इस तरीके से मीट मुर्गों का जो टुकड़ा रहता है, मीट का टुकड़ा रहता है, वो देखते हैं सिकुड़ जाता है ना, यानी धसा धसा हुआ टाइप का हो जाता, यानी समझिए सिकुड़ जाता। तो इसका कारण यही है कि बाहर तेज नमक होने के कारण, यानी बाहर ज़्यादा सांद्रता वाले सॉल्यूशन होने के कारण मीट के टुकड़ों से पानी बाहर निकल जाता है। इस तरीके से वो सिकुड़ जाते हैं। ठीक। और डिस्टिल्ड वाटर ने कहा कि डिस्टिल्ड वाटर यानी शुद्ध जल, तो उसमें तो केवल शुद्ध जल है, यानी घोलक के अणु उसमें ज़्यादा हैं। तो जब रक्त कोशिकाओं को उसमें रखिएगा तो ये जो घोलक है शुद्ध जल में जो जल है वो उस रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करेंगे और उनकी आकार को बढ़ा देंगे। ठीक। अगर अनकंफर्टेबल है तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के लिए पॉइंट हम अलग कर देते हैं, फॉर ऑब्जेक्टिव ओनली। ध्यान से देखिएगा, अगर परेशानी है तो आप परेशानी नहीं। पहला पॉइंट ये कहा, देखिएगा कहेंगे ड्यूरिंग ऑस्मोसिस solvent molecule moves. During osmosis, solvent molecule moves from less concentrated solution. Solvent molecule moves from less concentrated solution, that is less pi containing solution to more concentrated or more pi containing solution through semi permeable मेम्ब्रेन। ये 2 दिन से हम आपको बता, 3 दिन से बता रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, इसमें यही ना कहा मैंने, ड्यूरिंग ऑस्मोसिस, परासरण के दौरान, पहले 2-3 बार लिखा हुआ, परासरण के दौरान घोलक के अणु, परासरण के दौरान घोलक के अणु कम सांद्रता वाले घोल, परासरण के दौरान घोलक के अणु कम सांद्रता वाले घोल, परासरण के दौरान घोलक के अणु
कम सांद्रता वाले घोल अर्थात कम पाई वाले घोल अर्थात कम पाई वाले घोल के तरफ से कम पाई वाले घोल के तरफ से कम पाई वाले घोल के तरफ से ज्यादा पाई वाले घोल के तरफ ज्यादा पाई वाले घोल के तरफ अर्धपरागम झिल्ली द्वारा गमन करते हैं। अर्धपरागम झिल्ली द्वारा गमन करते हैं। मेन पॉइंट यही रहा कि परासरण की प्रक्रिया में घोलक के अणु कम सांद्रता वाले घोल के तरफ से अधिक सांद्रता वाले घोल के तरफ गमन करते हैं, यानी कम पाई वाले घोल के तरफ से अधिक पाई वाले घोल के तरफ गमन करते हैं। दो पॉइंट और कर देते हैं, समाप्त हो जाए, क्लोज हो जाएगा। ये रहा हाइपरटोनिक solution becomes more concentrated। अभी लिखा था डिफिनेशन, फिर लिख दिए। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन becomes more concentrated than given other solution। हो गया पॉइंट। अभी लिखा था जी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब जिसका पाई ज्यादा होगा, तब पाई का मतलब सांद्रता, अरे पाई समानुपाती सी होता है, तब पाई ज्यादा तो सांद्रता भी ज्यादा, तो वही लिखे अति पारासारिक विलयन की सांद्रता, अति पारासारिक विलयन की सांद्रता दिए गए दूसरे विलयन से अधिक होते हैं। अति पारासारिक विलयन की सांद्रता, और सांद्रता मतलब पाई हुआ जी, परिभाषा में भी लिखा है। अति पारासारिक विलयन की सांद्रता दिए गए दूसरे विलयन से अधिक होते हैं। सेकेंड लास्ट पॉइंट ये रहा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन becomes less concentrated than given other solution। यानी इसका हिंदी हो गया अल्प पारासारी विलयन की सांद्रता, देखिए पाई समानुपाती सी, यानी सांद्रता समानुपाती होता पाई के, तो हाइपोटोनिक का पाई कम था ना, तो सांद्रता भी कम हुआ, तो लिखे अल्प पारासारी विलयन के सांद्रता, अल्प पारासारी विलयन के सांद्रता दिए गए दूसरे विलयन से कम होते हैं। अल्प पारासारिक विलयन की सांद्रता दिए गए दूसरे विलयन से कम होते हैं। लिख लिए। ठीक, लास्ट पॉइंट ये रहा, ध्यान रखिएगा। कहेंगे ओवेन हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? मोर कंसंट्रेटेड, और ये हो गया क्या? लेस कंसंट्रेटेड, कम सांद्रता हो गया। कैन यू मीन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन separated from each other, separated from each other by semi-permeable membrane, then
then solvent molecules start to follow from hypotonic solvent molecule start to follow from hypotonic solution to hypertonic solution। एक मिनट का यानी ओवन hypertonic and hypertonic solution separated from each other by semi-permeable membrane, then solvent molecules start to follow from hypotonic solution, वही less concentrated solution to more concentrated solution। हिंदी हो गया। देखिए जब अति परासरी अर्थात अधिक सांद्रता वाले विलयन, जब अति परासरी अर्थात अधिक सांद्रता वाले विलयन एवं अल्प परासरी अर्थात कम सांद्रता वाले विलयन एवं अल्प परासरी अर्थात कम सांद्रता वाले विलयन एक दूसरे से अर्धपरागम झिल्ली द्वारा अलग रहते हैं, एक दूसरे से अर्धपरागम झिल्ली द्वारा अलग रहते हैं। तो इस दौरान घोलक के अणु अल्प परासरी विलयन से अति परासरी विलयन की ओर, तो इस दौरान घोलक के अणु अल्प परासरी विलयन से अति परासरी विलयन की ओर गमन करते हैं। तो इस दौरान घोलक के अणु अल्प परासरी विलयन से अति परासरी विलयन की ओर गमन करते हैं। फुल स्टॉप, ब्रैकेट बंद। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया आज आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, उनके उदाहरण और उनके दैनिक जीवन से कोरिलेशन, और ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट रहा। देखिए ऑब्जेक्टिव सब पॉइंट एक ही जगह घूम रहा है कि परासरण की प्रक्रिया में घोलक के अणु कम सांद्रता वाले घोल, सांद्रता का मतलब मोलर सांद्रता, जिसको m से या c से सूचित कर सकते हैं, है ना। तो आप जानते हैं ज्यादा C तो ज्यादा पाई, कम C तो कम पाई। तो ध्यान रखिएगा परासरण की प्रक्रिया में घोलक के अणु कम सांद्रता वाले घोल यानी कम पाई वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल, अधिक पाई वाले घोल की ओर अर्धपरागम झिल्ली द्वारा गमन करते हैं, है ना। इसी पर पूरे घूम रहे हैं। तो इस तरीके से आज मैंने आपको यहाँ तक कवर कर दिया। एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। अगले क्लास में थोड़ा सा रिपीटेशन कर देंगे, बाकी अगले क्लास में उम्मीद है समाप्त हो जाएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके बाद प्रॉब्लम्स के लिए केवल रह जाएंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही।